दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल LCP केमिस्ट्री हब में। आज के इस वीडियो सेशन में अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। अध्याय संख्या 4 रासायनिक बलगतिकी से एक टॉपिक है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो दोस्तों, इस वाली वीडियो सेशन में ऐसे कौन कौन से कारक है जो अभिक्रिया वेग अथवा अभिक्रिया दर को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि अभिक्रिया वेग किसे कहते। तो दोस्तों, अभिक्रिया वेग को किस प्रकार से परिभाषित करते हो? इकाई समय में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही अभिक्रिया वेग अथवा अभिक्रिया दर कहते हैं। तो दोस्तों, ये सबसे पहले आपको परिभाषा आनी चाहिए कि अभिक्रिया वेग का मतलब क्या होता है। इकाई समय में अभिकारक हो, अदरवाइज कौन सा उत्पाद हो। तो इकाई समय में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही अभिक्रिया वेग कहते हैं। और दोस्तों, समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता में कमी आती है और उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो दोस्तों, यहां पर देखेंगे अपन अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों, यहां पर अपन 6 कारकों का अध्ययन करेंगे जो किस प्रकार से अभिक्रिया वेग को प्रभावित करेंगे, मतलब अभिक्रिया वेग को बढ़ाएंगे या फिर अभिक्रिया वेग में कमी करेंगे। सबसे पहला कारक देखिए दोस्तों, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने में सांद्रण। सांद्रण को क्या बोलते हो आप? कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सांद्रता है वो किस प्रकार से अभिक्रिया वेग को प्रभावित करती है। तो सबसे पहला कारक देख रहे हैं अपन सांद्रता, अदरवाइज कॉन्सेंट्रेशन। दोस्तों देखिए, एक सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है? गतिज आणविक सिद्धांत। तो यहां पर जो गतिज आणविक सिद्धांत है, इसके अनुसार क्या होता है, जो भी रासायनिक विज्ञान में अभिक्रियाएं होती है दोस्तों, आपने उसको 3 भागों में वर्गीकृत करते हो। एक होती है आपके पास आयनिक अभिक्रियाएं, एक होती है आपके पास मंद गति से होने वाली अभिक्रियाएं, और एक होती है दोस्तों मध्यम गति वाली अभिक्रियाएं। तो यहाँ पर जो गतिक आणविक सिद्धांत है, इसके अनुसार जो आणविक अभिक्रियाएं है उनका वेग क्या होता है? मध्यम गति का होता है। और रासायनिक बल गतिकी में आप आणविक अभिक्रियाओं का क्या करते हो? अध्ययन करते हो। आयनिक अभिक्रियाओं का आप अध्ययन नहीं कर सकते, और इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि आयनिक अभिक्रियाएं आयनों के मध्य संपन्न होती है, अतः कुछ ही सेकंड में पूर्ण हो जाती है। तो आप इन अभिक्रियाओं के अभिक्रिया वेग की गणना नहीं कर सकते। कौन सी अभिक्रियाओं के लिए? आयनिक अभिक्रियाओं के लिए। और दोस्तों, कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिनको पूर्ण होने में कई महीने कई साल लग जाते हैं, तो उन अभिक्रियाओं का भी आप वेग का अध्ययन नहीं कर सकते। जैसे लोहे पर जंग लगना हो गया, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन आप नहीं करते हो। तो कौन सी अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हो आप? मध्यम गति की अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हो, और जिसमें अभिक्रियाएं किसके मध्य होती है? अणुओं के मध्य होती है। तो पहला देखिए फैक्टर सांद्रण या सांद्रता। गतिज आणविक सिद्धांत के अनुसार आणविक अभिक्रियाएं, कौन सी अभिक्रियाएं की बात कर रही है यहाँ पर? आणविक अभिक्रियाएं अणुओं के परस्पर टकराने से होती है। मतलब गतिज आणविक सिद्धांत के अनुसार जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं है, पहली बात वो किनके मध्य होती है? अणुओं के मध्य होती है। और ये जो अभिकारक के अणु है वो आपस में क्या करते हैं? टक्कर करते हैं। तो पहला पॉइंट यही है इसका, आणविक अभिक्रियाएं अणुओं के परस्पर टकराने से होती है। अभिकारक का सांद्रण, मतलब अभिकारक की सांद्रता बढ़ने से अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। जैसे ही आप अभिकारक की सांद्रता बढ़ाओगे तो यहां पर क्या होगा? अभिकारक के अणुओं की संख्या में वृद्धि होगी, और जब अभिकारक के अणुओं की संख्या में वृद्धि होगी तो दोस्तों अभिकारक के अणुओं के मध्य होने वाली टक्करों की संख्या में भी क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए यहां पर अभिकारक का सांद्रता या सांद्रण बढ़ने से अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप इकाई समय में अणुओं के मध्य आपस में टकराने की संभावना बढ़ने से अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर इसका सारांश क्या निकल रहा है? जैसे ही आप अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि करोगे, अभिकारक के अणुओं की संख्या में वृद्धि होगी, और जैसे ही अभिकारक के अणुओं की संख्या में वृद्धि होगी तो इकाई समय में जो अभिकारक के अणु है उनके मध्य
होने वाली टक्करों की संख्या भी बढ़ जाएगी और इससे अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका सारांश क्या है, अभिकारकों की सांद्रता समानुपाती होती है किसके, अभिक्रिया के वेग के। जैसे जैसे अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि होती है वैसे वैसे अभिक्रिया के वेग में भी क्या हो जाएगी दोस्तों, वृद्धि हो जाएगी। ये था दोस्तों कारक नंबर 1। अब दोस्तों अपन देखेंगे कारक नंबर 2, और कारक नंबर 2 कौन है दोस्तों, तापमान, मतलब टेम्परेचर है वो अभिक्रिया वेग को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट तापमान के लिए, ताप की वृद्धि से सक्रिय अणुओं तथा प्रभावकारी टक्करों की संख्या में वृद्धि हो जाती है जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। दोस्तों एक सिद्धांत होता है टक्कर सिद्धांत या कोलिजन थ्योरी, तो उस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जो भी अणु है उनके मध्य अगर प्रभावी टक्कर होती है तभी अभिकारक है वो उत्पाद में परिवर्तित हो पाता है। तो दोस्तों ये आपको पता रखना है कि जब भी अभिकारक के मध्य टक्कर हो तो वो टक्कर कौन सी होनी चाहिए, प्रभावी टक्कर होनी चाहिए। और प्रभावी टक्कर का मतलब क्या है, वह टक्कर जिसके फलस्वरूप अभिकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाए, कौन सी टक्कर कहलाती है, प्रभावी टक्कर कहलाती है। तो दोस्तों जैसे आप तापमान में वृद्धि करोगे सक्रिय अणुओं की संख्या में वृद्धि होगी, और सक्रिय अणुओं की संख्या में वृद्धि होने के फलस्वरूप जो होने वाली टक्कर है अभिकारक अणुओं के मध्य, वो टक्कर कौन सी बन जाएगी, प्रभावी टक्कर बन जाएगी। और जैसे प्रभावी टक्करों की संख्या में वृद्धि होगी अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहां से क्या सारांश निकल रहा है, तापमान भी किसके समानुपाती होता है, अभिक्रिया वेग के। मतलब तापमान बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है या अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि तापमान बढ़ने से सक्रिय अणुओं में वृद्धि के फलस्वरूप प्रभावी टक्करों की संख्या में वृद्धि होगी, और जितनी ज्यादा प्रभावी टक्कर होगी उतनी ही ज्यादा संख्या में अभिकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। तो इससे ये सारांश निकलता है कि तापमान बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है। तीसरा कारक के बारे में अध्ययन करेंगे, और तीसरा कारक कौन सा है दोस्तों, दाब, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर किस प्रकार से अभिक्रिया वेग को प्रभावित करता है। पहला पॉइंट देखिए, दाब बढ़ने से गैसीय अणु, ये जो दाब वाला फैक्टर है दोस्तों, अगर आप कौन सी अभिक्रिया में इसको इंक्लूड कर सकते हो, ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर जो अभिकारक के अणु कौन सी अवस्था में हो, गैसीय अणु में। और आपको यह भी पता है कि दोस्तों जो गैसीय अवस्था है वो दाब के द्वारा प्रभावित होती है, क्योंकि गैस कैसी होती है, संपीड़ी होती है। तो जैसे अगर आपने दाब बढ़ाया तो दाब बढ़ाने के फलस्वरूप क्या होगा, जो गैसीय अणु अभिकारक के रूप में है वो क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। और जैसे दोस्तों पास पास आएंगे तो उनके मध्य टक्कर होने की संभावना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जैसे ही टक्करों की संख्या बढ़ेगी अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कारक नंबर 3 देखिए, दाब अदरवाइज प्रेशर। दाब बढ़ने से गैसीय अणु निकट आ जाते हैं, मतलब क्या होंगे, जैसे दाब बढ़ाओगे, क्योंकि गैसीय अवस्था सबसे ज्यादा संपीड़ित होती है, तो दाब बढ़ाने पर जो अभिकारक के गैसीय अणु है वो पास पास आ जाते हैं या निकट आ जाते हैं। और जैसे निकट आएंगे, पास आएंगे, उसके फलस्वरूप क्या होगा, उन अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाली टक्करों की संभावना बढ़ जाती है, अर्थात फलस्वरूप उनके परस्पर टकराने की संभावना बढ़ जाती है। और जैसे टक्करों की संख्या बढ़ेगी दोस्तों अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कारक नंबर 4 देखिए दोस्तों, कारक नंबर 4 है अभिकारकों के पृष्ठ क्षेत्रफल का प्रभाव। तो यहाँ पर अभिकारक है उनका अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि की जाए तो वो अभिक्रिया वेग को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपल सा फंडा ध्यान रखना है, क्या, जैसे आप अभिकारकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करते हो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। और दोस्तों आप इसके लिए कौन सा उदाहरण पता रख सकते हो, जैसे एक तो आपके पास धातु ठोस अवस्था में, और दूसरी जो धातु है आपने अगर उसको चूर्ण या पाउडर के रूप में परिवर्तित कर लिया तो कहां पर अभिक्रिया वेग अधिक होगा, जहां पर चूर्णित अवस्था में धातु उपस्थित है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि चूर्णित अवस्था में या पाउडर अवस्था में अभिकारकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। और दोस्तों अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक संख्या में टक्कर होगी और उतना ही अभिक्रिया का वेग में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों इस वाले स्टेटमेंट को,
अभिकारकों के पृष्ठ क्षेत्रफल का प्रभाव। अभिकारक पदार्थों की भौतिक अवस्था का प्रभाव विषमांग अभिक्रिया पर पड़ता है। सबसे पहली बात तो जो अभिकारक की जो भौतिक अवस्था है, फिजिकल स्टेट है, ठोस अवस्था में है या चूर्णित अवस्था में या द्रव अवस्था में, इसका प्रभाव कौन सी अभिक्रियाओं पर पड़ता है दोस्तों? विषमांग अभिक्रिया पर पड़ता है। और विषमांग अभिक्रिया का मतलब क्या है दोस्तों? अभिक्रिया में जितने भी यूज हो रहे मतलब अभिकारक, उत्पाद अथवा उत्प्रेरक, ये तीनों है वो एक समान अवस्था में उपस्थित नहीं होनी चाहिए। मतलब इनकी भौतिक अवस्था क्या होनी चाहिए? भिन्न होनी चाहिए। उसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? विषमांग अभिक्रिया बोलते हैं। तो दोस्तों अभिकारकों के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये कहां पर ज्यादा प्रभाव रखता है? विषमांग अभिक्रियाओं पर इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे एक उदाहरण देखिए, अम्लों के साथ धातुओं की तुलना में धातु चूर्ण या धातु का पाउडर अधिक तीव्र व वेग से क्रिया करते हैं। इसका कारण क्या हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि जब भी धातु चूर्णित अवस्था में है या पाउडर के रूप में है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या हो गया? वृद्धि हो गई। और जैसे दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होगी तो वहां पर क्या होगा? टकरों की संख्या भी बढ़ेगी और टकरों की संख्या बढ़ने के फलस्वरूप ही अभिक्रिया वेग में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो आपको यहां से क्या सारांश निकलता है कि जैसे ही अभिकारकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होती है तो वहां पर होने वाली टकरों की संख्या में भी वृद्धि होगी, फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो दोस्तों जब भी आपको अभिक्रिया का वेग बढ़ाना हो या अभिक्रिया शीघ्र संपन्न करवानी हो तो आपको क्या प्रीफर करना चाहिए? हमेशा चूर्णित अवस्था में, पाउडर अवस्था में अभिकारक रखने चाहिए। क्योंकि जैसे पाउडर के रूप में आएगा अभिकारक तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी और उसके फलस्वरूप अभिक्रिया के वेग में भी दोस्तों क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट वाला प्रभाव देखिए दोस्तों, कारक नंबर 5, उत्प्रेरक का प्रभाव। दोस्तों उत्प्रेरक है वो अभिक्रिया वेग को या अभिक्रिया दर को कैसे प्रभावित करता है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उत्प्रेरक क्या होते हैं। उत्प्रेरक ऐसे रासायनिक पदार्थ है जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा अथवा घटा सकते हैं, लेकिन इनके खुद के रासायनिक संगठन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो उत्प्रेरक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया वेग में या तो वृद्धि करेंगे या फिर अभिक्रिया वेग में क्या करेंगे? कमी करेंगे। और जब भी अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है तो उत्प्रेरक अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। मतलब उत्प्रेरक के रासायनिक संगठन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो दोस्तों देखिए किस टाइप से इसका पहला स्टेटमेंट है, उत्प्रेरक वे पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करते। प्रभावित करने का मतलब क्या हो गया? या तो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देंगे या रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देंगे। इनकी उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग या तो अधिक हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ये टोटल निर्भर किस पर करता है? अब उत्प्रेरक की प्रकृति पर निर्भर करता है। दोस्तों उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक उत्प्रेरक होता है, दूसरा ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है। धनात्मक उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है और जो ऋणात्मक उत्प्रेरक है दोस्तों वो क्या करेगा? अभिक्रिया के वेग में कमी कर देता है। और दोस्तों उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग में वृद्धि कैसे करता है? सक्रियण ऊर्जा को कम करके। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है, उत्प्रेरक है अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया वेग में वृद्धि कर देता है। और दोस्तों उत्प्रेरक के रासायनिक संगठन में अभिक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो ये निर्भर किस पर करेगा कि अभिक्रिया का वेग उत्प्रेरक की सहायता से बढ़ेगा या घटेगा? ये निर्भर करेगा उत्प्रेरक की प्रकृति पर। यदि उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक है तो सक्रियण ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया की गति या अभिक्रिया के वेग को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। और अगर उत्प्रेरक कौन सा है? ऋणात्मक उत्प्रेरक है तो ये दोस्तों क्या करेगा? अभिक्रिया के वेग को घटा देगा। लास्ट कारक देखिए दोस्तों, कारक नंबर 6, अभिकारकों की प्रकृति पर। तो जो अभिकारक है जिनके मध्य अभिक्रिया हो रही है उनकी प्रकृति पर भी अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। यदि अभिकारक आयनिक है, मतलब आयनों के मध्य जल्दी से अभिक्रिया होती है दोस्तों, तो यदि आपने जो अभिकारक ले रखा है वो वाले अभिकारक कौन सी प्रकृति के है?
आयनिक प्रकृति के है तो उस अभिक्रिया का वेग अन्य आयनिक अभिक्रियाओं के वेग की तुलना में अधिक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सारांश क्या है, अगर अभिकारक आयन है तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अधिक होगा। कौन सी अभिक्रियाओं की तुलना में, ऐसी अभिक्रिया है जिसके अंदर आयन भाग नहीं ले रहे। मतलब यदि अभिकारक आयनिक है तो अभिक्रिया का वेग अधिक होगा, किसकी तुलना में, अनायनिक अभिक्रियाओं के वेग की तुलना में। एक लास्ट और कारक है दोस्तों, कारक नंबर 7, जिसको मेंशन कर लेते। कारक नंबर 7 है दोस्तों, वो होता है विकिरण का प्रभाव। कुछ ऐसी अभिक्रिया भी है दोस्तों जिस पर किसका प्रभाव पड़ता है, विकिरण का प्रभाव पड़ता है। सनलाइट की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रियाओं की जो वेग है वो क्या होता है, उसमें वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों कुछ ऐसी अभिक्रियाएं भी होती है जिसमें किसका प्रभाव देखने को मिलता है, विकिरण का प्रभाव देखने को मिलता है। एक इसी प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों H2 डाई हाइड्रोजन गैसीय रूप में, और इसके साथ दोस्तों अभिक्रिया I2 मतलब आयोडीन, ये भी गैसीय अवस्था में। और दोस्तों अगर यहाँ पर अगर सूर्य का प्रकाश उपस्थित है, विकिरण उपस्थित है, तो दोस्तों इस वाली अभिक्रिया की जो बनने की दर है या अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, उसमें वृद्धि हो जाएगी। और दोस्तों अगर आपने यहाँ पर विकिरण को अनुपस्थित कर दिया तो इस अभिक्रिया के वेग या अभिक्रिया की दर में कमी आ जाएगी। तो दोस्तों कुछ ऐसी अभिक्रिया भी होती है जिनको कौन प्रभावित करता है, विकिरण प्रभावित करती है। तो विकिरण की उपस्थिति में कुछ अभिक्रियाओं का वेग है वो उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और उदाहरण के तौर पर दोस्तों ये वाला उदाहरण आप याद कर सकते हो, H2 + I2 और ये कन्वर्ट किसमें हो रहा है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। थैंक यू।